दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह लेकर आई हूं कार्यक्रम में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। पपीता का नया बाग स्थापित करते समय कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। अधिक उपज के लिए धान की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अधिक फूल उत्पादन हेतु पॉली हाउस में कैसे करें झरबेरा की रोपाई। हमारे प्रदेश के जो बागवान भाई पपीता का नया बाग स्थापित करना चाहते हैं, वो पौधों के चयन से लेकर रोपण तक के सभी कार्यों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक और सही तरीके से संपन्न करें, क्योंकि तभी उनके पौधे सही तरीके से स्थापित होंगे और आगे चलकर अच्छी फलित देंगे। इसलिए पपीता का नया बाग स्थापित करते समय किन किन बातों पर ध्यान दिया जाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए मिलते हैं BRD PG कॉलेज देवरिया के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह से। पपीता एक बहुत लाभकारी फसल है। इसको चाहे तो हम कच्चा भी खाते हैं और पके अवस्था में खाते हैं। इसका उपभोग करने से पेट संबंधी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं और इसको खेती करने से काफी मुनाफा मिलता है। लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं तो कुछ चीजें जो है ध्यान में रखते हैं कि प्लांटिंग इसकी कब की जाए। तो वैसे उत्तर भारत में प्लांटिंग करने का दो मौसम है, एक तो बरसात का महीना है और दूसरा बसंत ऋतु वाला है। तो सबसे जो समय जो अच्छा माना जाता है वो बरसात वाला है। तो बरसात में जिस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है उसमें हम जून जुलाई न करके उसको इसमें सितंबर अक्टूबर में करते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में करने से क्या होता है कि एक जो बीमारी होती है पर्णकुंचन, उसको फैलाने वाला जो कीड़ा होता है सफेद मक्खी, उसका प्रकोप कम हो जाता है। तो ये प्लांटिंग का भी हम ध्यान रखते हैं। बागवान भाइयों, किसी भी बाग से अच्छी फलत लेने में उसके पौध की प्रजाति का अहम योगदान होता है। तो आप अपने पपीते के बाग से अच्छी फलत लेने के लिए कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। इसके बाद जैसे कि हम उन्नतशील प्रजातियों का चयन कि हम कौन सी प्रजाति करें, क्योंकि इसमें एक समस्या आती है कि जो हम पौधा लगा रहे हैं उसको हमें पता नहीं रहता है कि वह नर वाला पौधा है या मादा वाला पौधा है। तो इसमें दो तरह की प्रजातियां हैं, एक होती है उभयलिंगी और दूसरी होती है द्विलिंगी। तो उभयलिंगी जो प्रजातियां हैं वो बहुत कम मिल पाती हैं। अगर वो मिल जाए तो उसी का चुनाव करना चाहिए। उसकी विशेषता ये होती है कि 100% पौधे प्राप्त होते हैं। और दूसरी प्रजाति है जो द्विलिंगी, वो ज्यादातर के हर दुकानों पर उपलब्ध है, लेकिन उसमें क्या होता है कि या तो नर पौधा निकलेगा या मादा पौधा निकलेगा। तो उसमें ये रहता है कि हमें ये गारंटी नहीं कि जो पौधा हम लगा रहे हैं वो मादा वाला ही है। लेकिन जैसे उभयलिंगी प्रजातियों में जो प्रमुख किस्में हैं, जैसे कि पूसा डेलिशियस है, पूसा मेजेस्टी है, सूर्या है, अर्का प्रभात है, सिंटा है, रेड लेडी है, ये प्रमुख हैं। दूसरी जो द्विलिंगी प्रजातियां हैं जैसे पूसा नन्हा है जो कि किचन गार्डन में लगाते हैं, सबसे बौनी किस्म है इसकी। पूसा डॉर्फ है, हनी ड्यू है, कोयम्बटूर 5 है। अब बात आती है पपीते की पौध रोपाई से पहले एवं बाद में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। तो बागवान भाइयों, आप पपीते की पौध रोपाई से पहले एवं बाद में किन किन बातों का ध्यान दें, आइए जानते हैं। उसके बाद
गड्ढे की खुदाई करते हैं। गड्ढे की खुदाई करते समय हम उसका आकार निश्चित करते हैं। पपीता लगाने के लिए 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर गड्ढे का आकार होना चाहिए। जब गड्ढा खोदते हैं तो ऊपर की आधी मिट्टी वो अलग कर लेते हैं और जो आधी मिट्टी नीचे की उसको अलग कर लेते हैं। एक गड्ढे में 20 केजी सही गोबर की खाद मिलाकर जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको उसमें गड्ढे में भर देते हैं। हम जो गड्ढे खोदते हैं वो एक निश्चित दूरी पर खोदते हैं। जो बौनी किस्में हैं जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, उसको 1.2 × 1.2 मीटर की दूरी पर लगाते हैं और उसकी जो अन्य किस्में हैं उसको 2 × 2 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। इसके बाद हम हल्की सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करते समय ये ध्यान देते हैं कि इसके तने के संपर्क में पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तने के संपर्क में मान लीजिए आया तो आने पर क्या होगा, यहाँ पे ये काला राट एक बीमारी हो जाती है जो कवक द्वारा होती है। तो कोशिश करना जैसे जब हम पौधा लगाते हैं तो उसको हम मिट्टी जरूर चढ़ा देते हैं और जब भी सिंचाई करते हैं तो उसके तने तक पानी नहीं भरने देते हैं। इसके बाद इसमें आती है उर्वरक। उर्वरक में 250 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटास डालते हैं। और जो ये उर्वरक की मात्रा इसको 6 भाग में बराबर मात्रा में बांट लेते हैं और 2-2 महीने के अंतराल पर इसको देते रहते हैं। एक और ध्यान देने वाली विशेष बात है पपीता की, जब हम खेती करते हैं कि अगर उभयलिंगी किस्म है तो एक गड्ढे में एक ही पौधे को लगाते हैं। अगर द्विलिंगी किस्म है तो उसमें हम एक गड्ढे में 2 पौधे लगाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब फूल आता है तो उसमें हम एक पौधे को हटा देते हैं, मेल वाले को, फीमेल वाले को बरकरार रखते हैं। अगर खेत में फीमेल पौधे रहेंगे तो पॉलिनेशन क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये सलाह दी जाती है अगर 100 अगर मादा पौधे हैं तो उसमें 10 पौधे नर अवश्य होने चाहिए, क्योंकि वो परागण क्रिया के संपन्न करने में वो प्रमुख भूमिका निभाएंगे। अगर केवल फीमेल ही हो जाएंगे तो आपका फल नहीं लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि 10% नर पौधे भी अवश्य होने चाहिए। हाँ, एक और विशेष बात ध्यान देने वाली है कि हम नर और मादा पौधे का फूल कैसे पहचानेंगे। जब पौधों में फूल आता है तो जो नर वाला फूल होता है उसमें डंठल होती है लंबी सी, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लटका रहेगा, जबकि जो मादा वाला फूल है वो बिल्कुल मेन तना से वो चिपका रहता है। यही मुख्य पहचान है। दूर से देखने से ही पता लग जाता है कि कौन सा नर पौधा है, कौन सा मादा पौधा है। इस तरह पहचान करके हम उसको हटा देते हैं खेत में। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में धान की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं उनकी फसल 40 से 50 दिन की अवस्था की हो गई होगी, लेकिन वो इससे अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब फसल में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरकों का समुचित प्रबंधन करने के साथ साथ फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट रोगों का समय से नियंत्रण करें। तो धान की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. चौधरी। खाद डाले होंगे या जो खेत की नमी होगी उससे उसका बचाव कर पाएंगे अथवा खरपतवार के रहने से उसकी उपज मारी जाएगी, उनका जो खाद है या नमी है उसका सही उपयोग पौधे नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के जिन किसानों ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में धान की रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय 25 से 35 दिनों की अवस्था के लिए खेतों में होंगी। चूँकि फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगे होंगे जो फसल से खाद, पानी तथा पोषक तत्वों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और कीटों व रोगों को आश्रय भी देते हैं। अतः धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। तो जरूरी है कि खरपतवार सही ढंग से उसका नियंत्रण किया जाए। किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवार के प्रबंधन की बात करें तो इसके लिए 20 से 25 दिन की धान की फसल में
कोनो वीडर चलाकर आसानी से खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। और जो किसान बहुत बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं, उनके सामने श्रमिकों की ना मिलने की समस्या है, तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय खरपतवार नाशी रसायनों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करना है। इसके लिए फिनोक्साप्राकोपी मिथाइल शाकनाशी दवा की 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से धान की बुआई या रोपाई के 25 से 35 दिन के अंदर प्रयोग करें और इस बात का ध्यान रखें कि खेत में नमी बरकरार रहे। और इसके बाद जब खरपतवार जो नाशी दवा है उसके छिड़काव के समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। नमी खेत में बनाए रखें। धान की फसल में जल प्रबंधन की बात करें तो इसमें हमेशा नमी का होना आवश्यक होता है। इसलिए समय समय पर सिंचाई करते रहें और फसल में पानी की कमी ना होने दें। फसल की बढ़वार में पोषक तत्वों की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान धान की फसल में कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालें, इसके सुझाव के लिए मिलते हैं। और अगर नाइट्रोजन की पूरी मात्रा नहीं दी गई है तो जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वो खेत में अवश्य डाल दें, क्योंकि 40-45 दिन का अगर फसल हो गया है तो जो कम अवधि की जो किस्में हैं वो गाभा की स्थिति में आ गई होंगी और उस समय नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, की पूर्ति की जा सकती है। किसान भाइयों, धान की फसल में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो बहुत से किसानों ने धान की रोपाई के समय नत्रजनन की आधी मात्रा अर्थात यूरिया और एसएसपी 250 किलोग्राम और एमओपी 35 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम की पूरी मात्रा प्रति हेक्टेयर दे चुके हैं और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को प्रथम 25 से 30 दिन और दूसरी 40 से 45 दिन पर खड़ी फसल में बुरकाव करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अधिक मिलेगी। अगर इस समय किसी कीट व्याधि का अगर प्रकोप दिखाई दे तो एक इमिडाक्लोरोपिड करके एक दवा आता है, उसका 1 लीटर पानी में आधा ml दवा को घोलकर उसका छिड़काव करेंगे तो किसी भी कीट वगैरह के प्रकोप से हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। अगर इस सब का ध्यान रखेंगे ताकि कमी के स्थिति में भी हम धान की अच्छी फसल ले सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। झरबेरा फूल आज के समय में व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत सारे किसानों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो इससे अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और रोपाई से लेकर फसल तक प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। निश्चित तौर पर जरबेरा एक लाभकारी खेती है फूलों के हिसाब से देखें तो, और जरबेरा लगाने का भी अगस्त और सितंबर का ही महीना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके फलने फूलने का जो प्रोग्राम होगा, प्रक्रिया होगी, वो 2 से 2.5 महीने पर होगी और उस समय तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। यानी इसके अगर तापमान की बात करें तो इसके पौधों को कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिक से अधिक 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। नमी इसमें भी कम चाहिए, लगभग 60 से 65%। पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत न हो तथा अच्छी गुणवत्ता
एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहाँ पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक बार अगर इसके प्लांटेशन करें तो इसके फसल 3 साल तक एक ही स्थान से पुष्पन की प्रक्रिया में रहती है, बशर्ते आपको तापमान मेंटेन करना होगा। अगर आप तापमान मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इसमें तमाम तरह के रोग ब्याध और कीड़े लगते हैं, जिससे फसल नुकसान हो जाती है और आपकी फसल लाभकारी नहीं हुई। इसके लिए करना क्या होगा, एक तो पहले प्रभेद का चुनाव करें। जैसा कि आप जानते हैं कि तो प्रभेद कौन सी लें ये बड़ा निर्भर करता है। और विशेष तौर से अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों की प्रभेद या फूल जो बाजार में बिकते हैं वो रंगों के हिसाब से बिकते हैं। तो पहला ध्यान किसान को देना चाहिए कि किन किन रंगों के पुष्प बाजार में अच्छे बिकते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे लाल रंग के, गुलाबी रंग के, सफेद रंग के और पीले रंग के फूल काफी बाजार में और महंगे बिकते हैं। तो इन रंगों को ध्यान में रख के वैरायटी का चुनाव करें। और इसमें सबसे खूबसूरत और अच्छी वैरायटी है लिबर्टी, स्मारा, बीबियन, ब्लू मून, व्हाइट मारिया, ये सब अच्छी वैरायटी है। और जितने मैंने रंगों की बात करी ये सारे रंग इसमें मिलते हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है। तो हम कहेंगे चूंकि ये महंगी खेती है और अच्छा रिटर्न देती है, अभी जो हम खेत में पौधों को लगाएंगे तो उसमें खेत को अच्छी तरह से तैयार करके और रेज बेड पर ही लगाना चाहिए। अगर ड्रिप का साधन है तो ड्रिप के साथ लगाएं। क्यारियों की लंबाई आप लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर के आसपास रखें। और पौधे लगाने की जो दूरी है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो हमारे प्रभेद होते हैं वो सब आज के डेट में हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर प्लांट मिलते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट को लगाने के लिए आप कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें, जिससे कि प्रति हेक्टेयर हमारे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हों। तो इस तरह से ध्यान में रख के किसानों को लगाना चाहिए। चूँकि टिश्यू कल्चर प्लांट महंगा आता है, 30 से 35 रुपए का एक पौधा आता है। ये पुत्तल होता है और इसको लगा देते हैं तो जमीन के आसपास से इसमें शक्कर से निकलती रहती है और पौधे में फूल निकलते रहता है, फिर डंठल को हम तोड़ लेते हैं। झरबेरा की फूलों की खेती ओपन फील्ड और पॉली हाउस की बात करें तो पॉली हाउस में हम तापमान और नमी को नियंत्रित करते हैं, लेकिन अगर हम ओपन फील्ड में करते हैं तो हम तापमान और नमी को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ओपन फील्ड में उत्पादन हमको 10 से 15 फूल प्रति पौधे ही मिलते हैं एक वर्ष में। तो बांस के सहारे कुछ महीनों के लिए, 2 से 3 महीनों के लिए शेड नेट का इस्तेमाल करें। जहाँ तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। विशेष तौर से अगर हम पॉली हाउस में जब काम करते हैं तो हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट और हार्मोन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पौधे लगातार फलते फूलते जाते हैं। तो इसलिए हमको, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हर 10 से 15 दिन पर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के
हिसाब से घोल बनाकर आप पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। है यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है चंदपुरा बदायूं के कृषक राधेश्याम जाटव ने। यह बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राधेश्याम जाटव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बारिश का समय चल रहा है और इसमें कुछ सावधानियों के रखने की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले बड़ी बात होती है कि हम लोग क्या खिलाएं पिलाएं। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में गाय भैंसों से सतत लाभ मिलता रहे, इसके लिए आपको इनकी उचित देखभाल करने की जरूरत रहती है। तो बरसात के मौसम में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। जब आप अपने पशुओं को चरने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अभी प्रकृति ने बिल्कुल ग्रीन चादर लपेटी हुई है, हरा चारे की कहीं कमी नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि धूप निकलने के बाद फिर जानवरों को चरने भेजें। सुबह सुबह जानवरों को चरने ना भेजें, क्योंकि सुबह सुबह आप देखेंगे हल्की हल्की ओस पत्तियों पर रहती है जो उसके आफरा का कारण बन जाता है। तो अपन लोग थोड़ा वेट करें, अपने पशुओं को चरने भेजें जब कि थोड़ा धूप निकल जाए और वो जो ओस है वो सूख जाए। उसके बाद में अगर जानवर इनटेक करता है ग्रास का तो कोई इसमें इतनी ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। गाय भैंसों को हरा चारा मशीन से कुट्टी काट कर खिलाएं, जिससे एक तो चारे का सदुपयोग हो जाता है, साथ ही पशुओं को खाने में भी आसानी रहती है। बारिश के समय कुदरत ने बारिश के कारण काफ़ी हरा चारा घास के रूप में उग जाता है। तो पशुपालक भाई हमारे क्या गलती कर रहे हैं जाने अनजाने में कि वो हरी घास को काट के लेके आते हैं और ऐसा सच जानवरों के सामने डाल देते हैं। एक तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन रहेगा कि जब वो हरा चारा या घास को खेत से काट के लेके आ रहे हैं तो पहले उसको थोड़ा कुतर करें और कुतर करके फिर उसमें थोड़ा सूखा चारा या कुत जरूर मिलाएं। एकदम आप हरा चारा पशुओं को खिलाएंगे या वो घास के रूप में हो, चाहे वो आपने बोरा का हो, ज्वार या मक्का के रूप में, वो हरा चारा नुकसानदायक करेगा। और केवल हरा चारा जब जानवर खाता है तो उससे दस्त के साथ साथ ब्लॉट, जिसको अपन कहते हैं गैस बन जाती है, वो एक अलग समस्या हो जाती है। तो अपन ये समस्याएं अपने जानवरों में नहीं आए, इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम हरे चारे के साथ साथ हमेशा सूखा चारा मिला के खिलाएंगे। अब दूसरी बात अपन करें कि थोड़ा सा रख रखाव के बारे में, क्योंकि जानवर का कीचड़ आसपास बहुत हो जाता है। गाँव में हम देखते हैं कि कच्चा आसपास बहुत एरिया होता है और कच्चे होने के कारण उससे मच्छर बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं जो जानवर को परेशान करते हैं। क्योंकि जानवर अगर मच्छरों के कारण परेशान रहेगा तो वो दुग्ध उत्पादन क्षमता को प्रभावित करेगा। तो इसके लिए हम लोग दवाई का स्प्रे, चाहे वो वीटॉक्स है, साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, वो जानवर के ऊपर एक निश्चित कंसंट्रेशन में जो भी दवाई हम खरीद के लेके आए हैं उसके ही मैंडेट को अपन फॉलो करें और बची कुची दवाइयों के जानवर के चारों जो कच्चा बाड़ा है उस पर ज़रूर स्प्रे करें। और ये हर 3 दिन से 4 दिन से लगातार स्प्रे अपन करते रहें। अपन ये रेगुलर इंटरवल पे स्प्रे करते रहेंगे तो अपन मच्छरों की आसपास की जो समस्या है वो भी समस्याओं को अपन नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा जो बारिश में पशुओं को एक साथ ना रहने दें, थोड़ा बारिश से बचाव करें। और बारिश ये एक ऐसा समय है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा होता है, इसमें भैंसें जो विशेष कर रूप से पाड़े में आना शुरू हो जाती हैं। अब जो भैंसें जो पाड़े में आना शुरू हो रही हैं तो उनको, जैसे अगर सुबह सुबह भैंस पाड़े में आती है तो उसको अपन को अगले दिन 12 घंटे के बाद में सांड के पास ले जाना चाहिए ताकि आपको 100% कंसेप्शन रेट मिल सके।
किसान भाइयों, बदलते मौसम में दुधारू पशुओं को विभिन्न प्रकार के घातक रोगों का प्रकोप होता है, जिसके कारण पशुपालन व्यवसाय घाटे में चला जाता है। अतः पशुओं को घातक रोगों से बचाव के लिए सबसे अच्छा एवं सस्ता उपाय टीकाकरण है। तो पशुपालक अपने पशुओं का टीकाकरण कब और कैसे कराएं, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है अपने पशुओं को, क्योंकि भैंसों में विशेषकर जो एफएमडी हुआ या इसके साथ साथ एचएस हुआ, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको कहते हैं, या वीक्यू हुआ, लंगड़ा बुखार हुआ, ये बीमारियां जानवरों में बारिश के समय बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए अपने नज़दीक के अस्पताल पशु चिकित्सालय में जाके अपने जानवरों को एफएमडी का टीका अवश्य लगवाएं। इसके साथ साथ जो गलघोंटू का टीका है या लंगड़ा बुखार बीक्यू का टीका है, इन टीकों को भी अवश्य अपने जानवरों को लगवाएं और दूसरे पशुपालकों को भी प्रेरित करें कि वो अपने पशुपालकों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम में शामिल कराएं। इस सीजन में ये भी ज़रूरी होता है कि अपने पशुओं को पेट में कीड़े मारने की दवाई ज़रूर अवश्य पिलाएं और इसमें हर जानवर पर कवर होना चाहिए। अगर बारिश से पहले उन्होंने पेट में कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाया है, भी अपन अपने हर पशु को पेट में कीड़े मारने की दवा पिलाएं। अगर पशु जितना खरा है वो जब तक उसकी बॉडी में रिटेन नहीं होगा तो वो उसके ना तो वृद्धि दर को प्रभावित करेगा, ना ही दूध उत्पादन की प्रभावित करेगा। तो ये इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हर जानवर को अपन टीका अवश्य लगवाएं। इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो अपने पशुओं को हम लोग इस सीजन में बेहतर ढंग से बचाव कर पाएंगे और एक अच्छा दूध उत्पादन भी ले पाएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद के बाग में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी, मल्चिंग और ड्रिप लगाकर किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों से ले सकते हैं अधिक उत्पादन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।